ये मान लो कि मैं तुम्हें बताऊं कि चीन ने विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अमेरिका के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च कर दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना गया, इसका लक्ष्य था वैश्विक व्यापार को एक नया आकार देना। पहाड़ों को चीरने वाले हाईवे, महाद्वीपों को जोड़ने वाली रेल परियोजनाएं और तटों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में बदलने वाले बंदरगाह। 48 से ज़्यादा देशों ने इस पहल में भाग लिया। उम्मीद थी कि उनकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, लेकिन अब इसमें समस्याएं उभर रही हैं। अधूरे पड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, भारी कर्ज और स्थानीय समुदायों के बढ़ते विरोध। जो कभी चीन के आर्थिक प्रभुत्व की महत्वाकांक्षी योजना थी, वह वित्तीय संकट, राजनीतिक तनाव और असंतोष के जाल में उलझ गई है। तो असली समस्या कहाँ हुई? वह मेगा प्रोजेक्ट, जिसे भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति माना गया था, आखिर क्यों बिखरने लगा? और सबसे अहम सवाल, क्या चीन इसे अभी भी बचा सकता है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें वापस लोक स्थल में जाना होगा, जब चीन ने आधुनिक सिल्क रोड बनाने की योजना की घोषणा की। BRI को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि ये पूरी दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के जरिए जोड़ देगा। महाद्वीपों को पार करने वाली रेलवे, दूरस्थ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाले हाईवे, समुद्री बंदरगाह जो सुनसान तटों को व्यापार केंद्रों में बदल देंगे। इसके अलावा पावर प्लांट्स, पाइपलाइंस और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जैसे ज़रूरी संसाधन भी इसमें शामिल थे, जिससे विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने का मौका मिले। चीन के पास पैसा, तकनीक और इसे साकार करने का जुनून था। इसमें दो मुख्य रूट्स शामिल थे: सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो मध्य एशिया और यूरोप से होकर गुजरता था, और मैरीटाइम सिल्क रोड, जो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका को जोड़ता था। इन दोनों नेटवर्क्स का मकसद था वैश्विक व्यापार को नया स्वरूप देना और चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाना। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं थी। BRI के जरिए चीन अपने उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना चाहता था, प्राकृतिक संसाधनों तक सीधी पहुंच बनाना चाहता था और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को अपने सप्लाई चेन से जोड़ना चाहता था। बीजिंग ने इसे विन विन स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसा सौदा जिसमें विकासशील देशों को कर्ज, निवेश और साझेदारी की पेशकश की गई। उस समय दुनिया के कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए फंडिंग की ज़रूरत थी, लेकिन पश्चिमी बैंक जोखिम के कारण निवेश करने से कतरा रहे थे। चीन ने इस मौके को पहचाना और भारी भरकम फंडिंग के साथ BRI में वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देना शुरू किया। शुरुआत में इसके परिणाम शानदार रहे। दक्षिण पूर्व एशिया में हाई स्पीड रेलवे ने यात्रा समय को घटा दिया, व्यापार में तेजी आई। अफ्रीका और मध्य पूर्व में बनाए गए आधुनिक बंदरगाहों ने उन क्षेत्रों को प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में बदल दिया। पाकिस्तान में सड़कों, हाईवे और ऊर्जा संयंत्रों ने बुनियादी सुविधाओं को बदल दिया, जिससे बिजली संकट दूर हुआ। 2007 तक BRI 40 से अधिक देशों तक पहुंच गया था और यह विश्व की 8% आबादी को प्रभावित कर रहा था। विश्व बैंक के अनुसार इस परियोजना से वैश्विक व्यापार प्रवाह में 4% की वृद्धि हो सकती थी, जबकि कुछ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की कि 2 सिरे तक यह परियोजना वैश्विक GDP में $7 ट्रिलियन तक जोड़ सकती है। ऐसा लग रहा था कि इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सतह के नीचे समस्याएं धीरे धीरे उभरने लगीं। अधूरे प्रोजेक्ट्स, बढ़ता कर्ज, भ्रष्टाचार के आरोप। शुरुआत में इन चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज करना आसान था, लेकिन अब इन्हें अनदेखा करना संभव नहीं है। आखिर गलती कहाँ हुई? कई विकासशील देशों के लिए, जो इस परियोजना का हिस्सा बने, कर्ज का बोझ असहनीय हो गया। श्रीलंका, जाम्बिया और पाकिस्तान जैसे देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। श्रीलंका ने अरबों डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किए, लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो उसे हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को सौंपना पड़ा। इसे रंजाल कूटनीति कहा जाने लगा। जाम्बिया भी चीनी कर्ज में फंस गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान में CP, एक परियोजना जिसे गेम चेंजर माना जा रहा था, अब भारी ब्याज और चीन पर बढ़ती निर्भरता के कारण संकट में फंस गई है। तो क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति थी? आलोचकों का मानना है कि चीन ने जानबूझकर उन देशों को लोन दिया जो पहले से ही आर्थिक जोखिम में थे, ताकि बाद में उन पर प्रभाव डाला जा सके। वहीं
समर्थकों का कहना है कि समस्या चीन की फंडिंग में नहीं, बल्कि इन देशों की खराब योजना और प्रबंधन में है। जो भी हो, परिणाम स्पष्ट है: आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और सामाजिक अस्थिरता। वित्तीय दिक्कतों के अलावा कई BRI प्रोजेक्ट्स में देरी, कुप्रबंधन और विफलता भी देखने को मिली। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनना था, अब विरोध प्रदर्शनों का गढ़ बन गया है। मलेशिया का ईस्ट कोस्ट रेल लिंक निलंबित हो गया, म्यांमार का खाप क्यू पोर्ट सीमित कर दिया गया और मोंटेनेग्रो का हाईवे अधूरा ही रह गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में कई देश अब इस परियोजना की समीक्षा कर रहे हैं। इस परियोजना का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर भी पड़ा है। इंडोनेशिया में जंगलों की कटाई, अफ्रीका में विस्थापित होते परिवार और पाकिस्तान में मछुआरों का रोजगार खतरे में पड़ गया है, जिससे विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। चीन ने कहा कि वह इस परियोजना को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में हाईवे और रेलवे जंगलों को तबाह कर रहे हैं, जबकि लैटिन अमेरिका में खनन परियोजनाएं जल संसाधनों को प्रदूषित कर रही हैं। BRI केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का खेल नहीं था, इसने वैश्विक व्यापार को पुनर्गठित किया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदला और नए आर्थिक गठबंधन बनाए। लेकिन हर कोई इसके साथ नहीं था। जैसे जैसे चीन का नेटवर्क बढ़ा, वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव भी बढ़ा। क्या ये वास्तव में विन विन था या देशों को आर्थिक रूप से फंसाने की चाल? अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत ने इसे टक्कर देने की कोशिश की। नए व्यापारिक कॉरिडोर बनाए जो दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़े। लेकिन BRI का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। फंडिंग कहाँ से आएगी? इसका पैमाना कैसे बराबर किया जाएगा? ये बड़े सवाल थे। तो क्या BRI अब धीमा हो रहा है या ये एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है? एक दशक पहले ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन अब चीन अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर रहा है। पर्यावरणीय स्थिरता, पारदर्शिता और रणनीतिक निवेश पर ध्यान दे रहा है। अब बड़े बड़े हाईवे की बजाय छोटे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन भी बढ़ा है। अब केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश